आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू निबंध जिसको हम पढ़ रहे थे वह अभी अधूरा है। उसकी अगली पंक्तियाँ देखिए। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत लगते भी देखा है और भूत भी लगता है। सब लगम लगी वहम की होती है। आंखों को भी बिहारी जानते थे, कह गए हैं लगा लगी लोयन करे नायक मन बांध जाए। नायक मतलब बेमतलब बिना काम ही। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महान विद्वान मानते थे। विद्या उनके मुख से निकल करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को भी हरा देते थे। विद्या के जोर से नहीं, किससे? फचफचाहट के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पोंछता हुआ भागता था। अगर कुछ केंडे का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। अर्थात वो बेतुकी बातें करके ही सबको व्यर्थ में परेशान करते थे। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। गांव जवार के लोगों को पंडित की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फचाफच वाणी और भीम काया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे और उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। अर्थात वो लाठी के जोर पर लड़ते थे और उसी के माध्यम से वो विजय प्राप्त करते थे। तो उनकी ये सारी बातें व्यर्थ थी, अनर्थ थी, उनमें कोई अर्थ नहीं था, बेकार की थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वान को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपनी प्रतिद्वंद्विता नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुख से आहला जैसा सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी उनके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। घोर अंधकार, भयंकर सुनसान वातावरण था। क्या देखते हैं कि आगे धनाधन ढेले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन! केवन अर्थात कौन हो? पीछे मुकट्टा घोड़े पर चढ़ा आ रहा था, टपाटप टपाटप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। कुल 23 किस्म के हैं। मुड़कट्टा एक भूती है, मूंड नहीं है। मूंड यानी कि सिर, छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती रहती है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की इस दुरंत मुकटे ने, यानी कि एक प्रेत आत्मा का नाम उन्होंने मुकटे रखा है। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार दिया। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। झमाझम गायत्री पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा। बेचारा मुंह कटा त्राही ताई कर उठा। अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था। अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। नहीं तो वे सारे गांव जमार का कंटक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुँह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था। उस दिन मेरे बालचित पर देवदारू की धाक जम गई थी। अब भी क्या दूर हुई। आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुकटों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुकट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती।
मस्तक नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि वो बुद्धि से काम नहीं लेते और व्यर्थ की बातों में ही उलझे रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मस्तक नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती। लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। अर्थात जब लता को ही काट दिया तो फूल की तो संभावना भी व्यक्त नहीं की जा सकती। क्या उन मुंहकटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया सकता है? करने का प्रयत्न तो कर रहा हूँ, परंतु पंडित जी के पास तो फसफसी गायत्री है, वह कहाँ पाऊँ? मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से जो भर जाता है वह अकारण नहीं है। अर्थात तुम्हें देखकर मेरे मन की जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ क्या है, दूर हो जाती है, वह अकारण नहीं है। अर्थात उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। तुम भूत भगवान हो, तुम वहम मिटावन हो, तुम भ्रांति नसावक हो। अर्थात तुम मेरे जो मतभेद है, मेरे मन में जो दुराव है, मेरे मन में जो संशय है, भ्रम है, उसको दूर करने वाले हो। तुम्हें दीर्घ काल से जानता था और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा परिचय मेरे से आज ही हुआ है, बल्कि मैं लंबे समय से ही तुमसे परिचित था पर पहचानता नहीं था। मैं जानता तो था तुम्हें, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब पहचान भी रहा हूँ। तुम देवता के दुलार हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान सका हूँ। तुम देवताओं के प्रिय हो, उनके दुलारे हो, तुम धन्य हो। जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे यह महज गप है। यह भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित हो। संभावना तो यहाँ तक है कि पत्ता भी न खड़का हो और पंडित जी भी आधो पंथ पूरी कथा बना ली हो। मगर बलियारी है इस सर्जन शक्ति की। क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदि काल से मनुष्य गप रचता आ रहा है, अब भी रचे जा रहा है। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं कि हम कहाँ जी रहे, ऐतिहासिक युग में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक युग में जीने का वह दावा करता है। पुराना मनुष्य मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप, भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं है? अर्थात आज भी हम मिथकीय तत्वों से पूर्णतः प्रभावित है। हमारी जो भाषा है पूरी तरह मिथकों से प्रभावित है। इस कारण कि हम अर्थ व्यक्त करने में जिस भाषा को माध्यम मानते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी एक सीमा निश्चित होती है, एक सीमा निर्धारित होती है। भाषा में अर्थ से हटकर विचरण करने की क्षमता नहीं होती। अर्थात भाषा की एक सीमा निश्चित होती है, उसमें अर्थ से हटने की सीमा नहीं होती। भाषा बुरी तरह अर्थ में बंधी हुई होती है, उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है। उन्होंने क्या कहा, जो मिथक है वह स्वच्छंद, मिथक की यह विशेषता है, उसमें यह विशिष्टता होती है कि वह स्वच्छंद विचरण कर सकता है। और मिथक भी भाषा के द्वारा ही व्यक्त होता है। यह नहीं कि वह अपने आप ही विचरण करता हो, बल्कि वह भाषा का सहारा लेकर ही अभिव्यक्त होता है। किंतु अर्थ भाषा से परे या अलग युग का देता है। अर्थात होता तो भाषा में ही है, लेकिन वह भाषा से भिन्न अर्थ देता है। मिथक युक्त भाषा पर से मिथकों के आचरण हटाकर तथ्य वास्तविकता अर्थ को बताने का जो काम करता है उसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मिथ के आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुगामी है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, मनोवैज्ञानिक। आवरणों की सार्वभौमिक रचनात्मकता को पहचानने वाला कला शख्स और भाषा पर आवरण की तरह प्रयुक्त मिथकों का सार्वभौमिक अर्थ बताने वाले को उन्होंने कला समीक्षक का नाम दिया।
अर्थात मनोवैज्ञानिक और कला समीक्षक दोनों ही अपना अपना काम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। चाहे कला समीक्षक हो या मनोवैज्ञानिक हो या मिथक की रचना करने वाला हो, सभी के लिए भाषा का सहारा लेना अनिवार्य है। बिना भाषा के माध्यम से वो अपनी बात को नहीं कह सकते। दोनों धोखा खाते हैं। भूत को सरसों में है सो सच है, वह सर्जना शक्ति के सुनहरे पात्र में मुंह बंद किए ढका ही रह जाता है। मिथकों को विश्लेषण करने में, उन्हें सही रूप में पहचानने में मनोवैज्ञानिक और कला समीक्षक कई बार धोखा खा जाते हैं। अर्थात कई बार ये भी जो व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सारी चमक सीपी की चमक में चांदी देखने की तरह मन का आभास मात्र है। गप कहाँ नहीं क्या नहीं मगर छोड़िए। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत असत्यता तो कहीं भी आ जाती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो भाषा है उसका महत्व है। मनुष्य आदिकाल से गप रचता आ रहा है और आज भी रच रहा है। पहले आदमी मिथकीय युग में रहता था, आज वर्तमान युग में जी रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से प्राचीन घटना वर्णन जिनके प्रति अंधश्रद्धा होती है उनको मिथकों की संज्ञा दी और इस प्रकार से मिथकीय चेतना को उजागर करना यहाँ लेखक का उद्देश्य है। और मिथकों में छिपे अर्थ को बताने का काम कौन करता है? मनोवैज्ञानिक करता है। और मिथकों की रचना को समझाने का काम कला समीक्षक करता है। तो इन दोनों का क्या कर्तव्य है, इन कर्तव्यों से भी उन्होंने अवगत कराया है।